हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए 1767 अमीन से रिलेटेड जितने भी केस हुए थे उसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेलिंग कर चुके थे। इसके पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दिया था कि पटिशनर क्या कहना चाह रहे हैं, रिस्पोंडेंट जो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। तो रिसेंट में हुआ क्या है कि 29 नवंबर को एक हियरिंग हुई और उसमें क्या कहते हैं कि एक ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से, ठीक है ना, जिसको कि अपलोड किया गया था इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर 2 या 3 दिसंबर के लगभग ये अपलोड हुआ है और इसके बाद जब से ये अपलोड हुआ है इसके बाद से ही बच्चों में काफ़ी हलचल है कि ये क्या है, क्यों ऐसा क्यों है, ठीक है ना, मतलब काफ़ी क्वेश्चन इस पर उठ रहे हैं। तो आज हम उसी को लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं, उसी को डिटेलिंग के लिए अंत तक देखिएगा तो आपको जो मेरा अनुमान है, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ वही होने की संभावना है। बाकी देखते हैं क्या सत्य होता है, वो तो आगे भविष्य को पता, भविष्य में है। बाकी जो अनुमान मैं लगा सकता हूँ क्यों ऐसा हुआ है वो देखते हैं इस पूरे वीडियो में। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ मैं पहले बता देता हूँ कि मैं बस यहाँ पे हम डिटेलिंग करने वाले हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग में समझाने वाला हूँ कि कोर्ट क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना, और सरकार जो है वो क्या करेगी या क्या कर सकती है, क्या गलती है, ये सब डिफरेंट थिंग है। बाकी जो फैसला सुनाना है वो कोर्ट का है, मैं यहाँ कोई फैसला सुनाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो भी है आप लोगों को ताकि चीज़ें समझ आ जाए क्रिस्टल क्लियर तरीके से। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए इसी में जब आप नीचे जाते हैं ना तो आपको यहाँ पर ये देखिए 4th नंबर पर दिखता है, यही अपडेट आया हुआ है, ये 29 नवंबर को आया है। और यहाँ जो आपको ये व्यू लिखा हुआ दिख रहा है, इसको जब आप क्लिक करिएगा तो वो पीडीएफ आएगा। वो जो ऑर्डर जो आपको हर एक जगह सर्कुलेट होता हुआ दिख रहा है वही पीडीएफ है जिसमें कि वो लिखा हुआ है कि आगे प्रोसेस बढ़ने से रोका जो गया है। तो चलिए आइए उस पर हम लोग चल लेते हैं। और इससे पहले कि हम लोग अपना ऑर्डर देखें, ऑर्डर में एक केस है CWJC 13,885, इसका जिक्र हुआ है उसमें, ठीक है ना। इसी को कोट करके वो पूरा ऑर्डर को बनाया गया है। तो आइए इससे पहले कि हम ऑर्डर को देखें उससे पहले हम लोग इस केस को मैं पहले भी बहुत डिटेलिंग से बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में आप जा करके देख सकते हैं। बाकी इसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए इससे पहले कि मैं इसका सार मैं आपको जिस्ट में दे देता हूँ 13,885 का, इसमें क्या था क्या नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए 13,885 के केस में पेटिशनर जो थे उसकी तरफ से जो रिप्रेजेंट हुए थे मिस्टर दीनू कुमार। मिस्टर दीनू कुमार क्या कहते हैं कि कैडर रूल यानी कि बिहार अमीन कैडर रूल 2013 जो ओरिजिनल वाला था उसकी बात हो रही है। नोटिफाइड बाय द नोटिफिकेशन नंबर 604 डेटेड 13/12/2013 प्रिस्क्राइब्स दैट द रूल शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। तो दीनू कुमार क्या कह रहे हैं कि जो कैडर रूल जो 2013 का था उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस दिन से ये पब्लिश होगा उसी दिन से ये लागू होगा, ठीक है ना। तो आपकी क्लैरिटी के लिए मैं वो चीज़ दिखा भी देता हूँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये रहा बिहार अमीन कैडर रूल 2013, यहाँ पर संख्या देख लीजिए 604 और समय तिथि देख लीजिए 13/12/2013। तो इसी में जब आप नीचे आते हैं ना तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप पढ़िए इसको। फर्स्ट का जो थर्ड है उसमें क्या लिखा हुआ है, इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ नोटिफिकेशन वर्ड पे। इस पर मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में एक चीज़ बताना चाहूँगा नोटिफिकेशन के रिलेटेड। अभी हम लोग चलेंगे जब 13,885 का, उसमें भी इसका जिक्र है, ठीक है। तो जो ये पूरा नोटिफिकेशन का मतलब ये पूरी अधिसूचना के बारे में बात हो रही है कि ये उसी दिन से लागू होगा जिस दिन ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं हम लोग 13,885 को। तो देखिए इसी में मिस्टर दीनू कुमार और एक चीज़ क्या ऐड कर रहे हैं कि वाइल एक्सेप्टिंग द अमेंडमेंट रूल 2016 एंड अमेंडमेंट रूल 2017 हैव बीन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, इट इज कंटेंशन ऑफ मिस्टर दीनू कुमार, कंटेंशन मतलब ये तर्क है उनका, कंटेंशन ऑफ मिस्टर दीनू कुमार दैट अंटिल एंड अनलेस द पेरेंट रूल इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट इट कैन नॉट बी मेड इफेक्टिव नोर दी कंसिक्वेंट अमेंडमेंट्स कैन हैव अ फोर्स ऑफ लॉ। उनके कहने का मतलब है कि हम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको पब्लिश किया गया ऑफिशियल गजट में, पर दीनू कुमार जी का ये तर्क है कि जब तक पेरेंट रूल को आप ऑफिशियल गजट में पब्लिश नहीं कर देते तब तक उसके अमेंडमेंट जो है, जो अमेंडमेंट जो ऑफिशियल गजट में हुए उनको भी लागू नहीं किया जा सकता, ना ही पेरेंट रूल को लागू किया जा सकता है। तो ये बात हुई। अब इनके ये जो बात थी, ये बात इन लोगों ने एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के द्वारा और अपना बात को प्रमाणित करवाया। और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या था, तो वो था जनरल क्लाउज एक्ट। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए 13,885 का ही जो जजमेंट हुआ है ना, उसी में इस चीज़ का जिक्र है। आइए हम लोग देख लेते हैं। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोटिफिकेशन वर्ड पे ध्यान केंद्रित किया था, आइए उसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि पेटिशनर के हक में ही 13,885 में फैसला आया, क्यों हुआ वो देख लेते हैं। कि इन द व्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ द टर्म नोटिफिकेशन सो प्रेजेंट इन द बिहार एंड ओडिशा जनरल क्लॉज एक्ट 1917 रिप्रोड्यूस्ड हेयर इन अबव एंड द लीगल पोजीशन सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, जब भी कोई रूल, कोई एक्ट या कोई भी बनता है ना, मान लीजिए कोई भी लॉ बना, तो अगर उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी एक शब्द समझ नहीं आ रहा है, तो कोर्ट में अगर वो मामला जाता है तो कोर्ट उस बात को समझने के लिए जिस चीज़ को रेफ़र करता है, जिस चीज़ को देखता है, वो है क्या, जनरल क्लॉज एक्ट। एक सेंट्रल लेवल पे जनरल क्लॉज एक्ट बनते हैं और एक स्टेट लेवल पे, जो स्टेट अपना विधानसभा में कानून बनाता है उसको समझने के लिए स्टेट के जनरल क्लॉज एक्ट को देखा जाता है, और जो सेंट्रल क्या कहते हैं संसद में बनाती है, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा सब में, वहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन आता है आगे चल करके, तो उसके लिए सेंट्रल लेवल पर जो जनरल क्लॉज एक्ट उसको देखा जाता है। तो जैसे कि बिहार के स्टेट में ये वाला रूल बना था, तो इसलिए बिहार के लिए बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लॉज एक्ट 1917 को रेफर किया गया। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था, 1917 में दोनों ही थे, इसीलिए यहाँ पे दोनों का नाम है बिहार एंड उड़ीसा। तो नोटिफिकेशन शब्द को समझने के लिए ये लोग बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लॉज एक्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय था, एक फैसला था इसके हक में। दोनों चीज में कॉमन यही था, दोनों यही कह रहा था कि नोटिफिकेशन यानी कि किसी भी रूल, जो अभी फिलहाल जो भी मैंने दिखाया था बिहार अमीन कैडर रूल 2013 को नोटिफिकेशन कह रहे हैं, तो वो जो क्लॉज एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जो फैसला है, उनमें कॉमन चीज यही है कि कोई भी चीज़ नोटिफिकेशन तभी होगी जब वो ऑफिशियल गैजेट में होगा, और जो कि बिहार अमीन कैडर रूल को ऑफिशियल गैजेट में नहीं डाला गया, तो इसलिए उसको आप नोटिफिकेशन नहीं कह सकते। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए जो कोर्ट था 13,885 में पेटिशनर के हक में फैसला सुनाता है, और कोर्ट क्या कहता है कि वी दस डिक्लेयर एंड होल्ड दैट बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल 2013 आर अनइम्प्लीमेंटेबल। बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल 2013 मतलब एक तो ओरिजिनल प्लस उसके दोनों अमेंडमेंट्स, एंड वुड हैव नो फोर्स ऑफ लॉ अंटिल इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। वी वुड फर्दर रिस्ट्रेन द स्टेट इन इट्स कंसर्न डिपार्टमेंट टू एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ दिस रूल अंटिल इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। यानी कि कोर्ट ये कह रहा है कि बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल तब तक इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं हो जाता। और इसी पैराग्राफ को उस ऑर्डर में कोट किया गया, इसी का संदर्भ लिया गया है, और इसी के कारण जो वहाँ पर आपको दिखता है ऑर्डर में कुछ वैसा जो कोर्ट ने कहा है, वही है रीज़न। तो आइए उसको हम समझ लेते हैं, और वहाँ मैं बताऊँगा। अब हम ऑर्डर पे चलेंगे कि आखिर कोर्ट ने वैसा स्टेटमेंट क्यों दिया है, क्या कारण हो सकता है, क्या कोर्ट क्या समझना चाह रहा है। तो चलिए आइए उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ऑर्डर स्टार्ट होता है 29/11/2021 लिखा हुआ है, द कंसर्न रिस्पोंडेंट इज परमिटेड टू फाइल ऑब्जेक्शन इफ एनी। यानी कि इस ऑर्डर से जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट कौन है, द स्टेट ऑफ बिहार है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो आप एक फाइल क्या कर सकते, ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली सरकार करेगी, अगर नहीं करेगी तो क्या कहते हैं अमीन की वैकेंसी पर दिक्कत आ जाएगी। ऑब्वियसली करेगी, उस टाइम नहीं किया होगा, हो सकता है मे बी वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, या प्रेजेंट हो भी तो वो उतना फैक्ट उनके पास हो नहीं। तो इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर जो है ये अभी ऑर्डर दिया हुआ है जो पेटिशनर के हक में ऑर्डर है। तो चलिए आइए इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसमें जो है 13,885 केस नंबर का संदर्भ लिया गया है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसी का पूरा वो पैराग्राफ जो जस्ट अभी मैंने आपको पढ़ करके बताया, ये पूरा पैराग्राफ लिया है। और इसके बाद कोर्ट क्या कह रहा है, अब हम इस लाइन की, यही 4 मुख्य लाइनें हैं जिसको समझना है। द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट हैज़ नॉट नोटिफाइड द अमेंडमेंट कैडर रूल 2013 इन द गैजेट ऑन 14/2/2019। यानी कि 14/2/2019 को कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट, यानी कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट हैज़ नॉट नोटिफाइड द अमेंडमेंट कैडर रूल 2013 in gazette as on 14/2/2019, the date on which advertisement was issued to fill up the post of the Amin Anchal. In the event, the official respondent is hereby directed not to proceed in the advertisement dated 14/2/2019 till the next date of hearing. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि रिस्पोंडेंट इज हेयरबाय डायरेक्टेड नॉट टू प्रोसीड इन द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 14/2/2019। कहने का मतलब 14/2/2019 को जो भी उन्होंने एडवर्टाइज किया, दैट मीन्स वो जो गैजेट में जो पब्लिश हुआ है उसके तहत आपको आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं है।
आगे बढ़ने की आज्ञा मतलब उस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, आप क्या वैकेंसी निकालेंगे ना, वैकेंसी का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो इनडायरेक्टली कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि आप जो है अभी उस प्रोसेस को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, आप अभी उसको वहाँ पे रोक दीजिए, ठीक है ना। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा होगा, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा होगा। चलिए अब देखिए होता क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दोनों 2016 और 2017 इन दोनों का जो अमेंडमेंट है ये ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है, और 2019 में पेरेंट वाला आता है, यानी कि बिहार कैडर रूल 2013-2019 में आता है। तो हमको जो लगता है कि इसका कारण जो होगा, जो रोका गया है, एक्चुअली कोर्ट ये समझना चाह रहा है, जैसा हमको लगता है कोर्ट ये समझना चाह रहा है कि क्या, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, यही अब मुख्य बात है पूरे वीडियो का, क्या जो पेरेंट रूल है उसका जब गैजेट में पब्लिकेशन जिस दिन होता है, क्या उसके पहले आए हुए अमेंडमेंट जो ऑफिशियल गैजेट में ऑलरेडी पब्लिश्ड है, क्या वो लीगली मान्य है। इट मीन्स कि अब फिर से आप सुनिए इस बात को कि 2019 में ऑफिशियल गैजेट में पेरेंट रूल आता है, इसके पहले 2016 और 2017 में वो आता है। तो कोर्ट में भी ये फैक्ट जानना चाह रहा हो, ये लीगली ये चीज़ कन्फर्म करना चाह रहा हो कि क्या अगर पेरेंट रूल आगे पब्लिश्ड हुआ है तो उसके पहले हुए अमेंडमेंट्स क्या लीगली ओके है, करेक्ट है, या कोई दिक्कत है उसमें, इस चीज़ को वो समझना चाह रहा है। एक बात ये, दूसरी बात ये है, यहाँ पर एक ये भी बात हो सकती है कि आप देखिए यहाँ क्या लिखा है कि द कंसर्न रिस्पोंडेंट हैज़ नॉट नोटिफाइड द अमेंडमेंट कैडर रूल 2013। कहने का मतलब कि या तो कोर्ट एक चीज़ ये देखना चाह रहा है कि क्या जब ऑफिशियल गैजेट पब्लिश हुआ तो उसके पहले हुए अमेंडमेंट्स क्या वैलिड हैं, क्या उसको वैलिड लीगली कानूनन उसको देखा सही माना जा सकता है, इस चीज़ को चेक करना चाह रहे हो। या दूसरी चीज़ यहाँ कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि आपने जब पेरेंट रूल को आपने वहाँ पे पब्लिश किया है तो उसके बाद आपको अमेंडमेंट्स को भी पब्लिश करना चाहिए था न्यू डेट के साथ। में भी ये हो सकता है न्यू डेट के साथ 14/2/2019 को आया, आपको कुछ उसमें चेंज करके आपको अमेंडमेंट यहाँ पे जो ये डेट था उसके अमेंडमेंट्स के 2016 और 2017 का, उसको इसके बाद पब्लिश करना चाहिए। तो यही दो बात हो सकती है जिसको कोर्ट जो है वो जानना चाह रहा है। और ये आखिरी फैसला नहीं है, आप लोग इस पर घबराइए मत, ये अभी ऑर्डर है, अभी इसके बाद अब जो स्टेट ऑफ बिहार है ये इसको रिस्पॉन्ड करेगी, जवाब देगी। एंड आई होप कि उसमें वो लोग यही कहने वाले हैं, वो लोग इसी चीज़ को सत्यापित करने वाले हैं कि 2019 में चाहे पेरेंट रूल आया हो बट उसके पहले आए हुए जो अमेंडमेंट्स हैं वो लीगली सही है, और इसके लिए वो कुछ ना कुछ एक फैक्ट, कुछ ना एक तथ्य उसके लिए ज़रूर देंगे ताकि कोर्ट भी इस चीज़ को जाने। क्योंकि कोर्ट तभी आपके हक में फैसला देगा जब सारी चीज़ें एकदम कानूनन सही हो, आपके पक्ष की हो। तो इसीलिए जानना चाह रहा था, आप लोग घबराइए मत, ये थोड़े उतार चढ़ाव चीज़ें आती रहती है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि अब देखिए जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 15 नवंबर से पहले डीवी सूची का आ जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट। अगर 15 से पहले नहीं आता है तब हमको लगता है कि 20 को जब हियरिंग होगी उसके बाद जो अपडेट आएगा उसके बाद ही सरकार कुछ इसके ऊपर एक्शन लेने वाली है। लेकिन ये मैं देखिए मैं हमेशा 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99.9% मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ कि ये वैकेंसी पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। ये प्रक्रिया ये कहीं जा नहीं रही है, ठीक है। 0.1% कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया है, यहाँ ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट 20 तारीख को जब इसकी नेक्स्ट हेयरिंग होगी, देखते हैं उसमें ललित किशोर जी क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। आई होप कि उसमें ज़रूर वो रिस्पॉन्ड करेंगे इस चीज़ को, बिकॉज रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 20 तारीख 20/12/2021 है। तो ये थी, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी चीज़ें डिटेलिंग में। अगर कोई और कन्फ्यूज़न रह गया, कोई और डाउट रह गया तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और या कोई और भी इशू हो तो आप उसको हमको बता सकते हैं। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।